चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है कॉजेस ऑफ सेलुलर इंजरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी बेसिकली आपका होता है कि सेल जो डैमेज होता है, और ये सेल कब डैमेज होता है, तो ये सेल तब डैमेज होता है जब कोई एटियोलॉजिकल एजेंट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके सेल पे किसी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो सेल होता है वो आपको चेंज करता है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इसे हम कहते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी जो है वो बेसिकली उसके दो कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक कॉज, जो कि आपका जीन के वजह से होता है, और सेकंड जो है वो एक्वायर्ड कॉज, जो कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से सेल के अंदर जो चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम जेनेटिक कॉज देखेंगे। तो उसमें आता है, तो फर्स्ट है आपका डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स के में बेसिकली आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मैटर प्रेजेंट होता है। तो उनमें जो चेंज होता है जिसकी वजह से उसके अलग अलग फॉर्म्स अगर प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपका एक तरह का एरर होता है। तो इस वजह से आपको सेल की इंजरी हो सकती है। सेकेंड है आपका साइटोजेनेटिक या कैरियोटाइपिक डिफेक्ट्स। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। थर्ड है सिंगल जीन डिफेक्ट, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेंडेलियन ने हमें हमारा जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताया है। तो किसी तरह का जीन्स या तो पेरेंट में या या मदर में, पेरेंट मतलब फादर या मदर में किसी तरह का अगर जेनेटिक डिफेक्ट हो तो वो आपका कैरिड होता है आगे के जनरेशंस में। और उसके अलावा मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल आपके जीन्स जो है वो अगर उनमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो गया है तो वो भी आपका कैरिड होता है जनरेशन टू जनरेशन। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड कॉजेज के। तो एक्वायर्ड कॉजेज में सबसे पहले है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। हाइपोक्सिया जो होती है बेसिकली आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कहते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में सेल के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल की जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो इंटरप्ट हो जाती है। सेल की क्योंकि जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स हैं वो आपके ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो जब उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हाइपोक्सिया जो है वो तब होता है जब आपके जो ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जब ये ब्लड की सप्लाई रिड्यूस होती है सेल्स को, मतलब किसी तरह का कोई इंटरप्शन होता है, तब आपकी हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है वो अराइज होती है। सेकेंड, ये हाइपोक्सिया तब अराइज होती है जब आपका जो ब्लड सप्लाई होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है इंटरप्शन के अलावा फर्दर किसी कॉज से। जैसे कि अगर पर्सन को अनीमिया है या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रखी है, तो इन दोनों कंडीशन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन जो है वो सेल तक प्रॉपर अमाउंट में कैरिड नहीं होता है और सेल जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड है आपका फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट जो होती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि आपकी मैकेनिकल ट्रॉमा, यानी कि आप रोड एक्सीडेंट्स हो गए, कार एक्सीडेंट्स हो गए, तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं पर्सन के, उसकी वजह से आपकी सेल इंजरी हो सकती है। सेकेंड जो है वो थर्मल ट्रॉमा, यानी कि बहुत एक्सेसिव हम हाई टेम्परेचर वाले जोन में हो या फिर लो टेम्परेचर जोन में हो, तो उस सेंस में भी आपको जो है सेल इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जब पर्सन को मिलता है, या फिर जो ये यूवी रेडिएशंस हैं और आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, वो भी आपको सेल इंजरी कॉज करते हैं। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उनमें अगर रैपिड चेंज होता है तब भी सेल इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल्स और ड्रग्स पे। तो बहुत सारे केमिकल एजेंट्स और ड्रग हैं जो कि आपके सेल इंजरी कॉज करते हैं, जैसे कि आपका केमिकल पॉइजन हो गया, साइनाइड, आर्सेनिक, मर्करी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली या एसिड या अल्कलीस हो, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया।
एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि हमें पता है कि ये जो स्मोक से है इनकी वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो वो भी आपके ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं और आपके ऑक्सीजन को प्रॉपर अमाउंट में सेल तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो वो सेल इंजरी कॉज। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो नॉर्मली आपको कहाँ यूज होते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर में बेसिकली ये आपको इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो आपके केमिकल कंपाउंड है, यानी कि इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जब ये आपको किसी भी वे में बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो आपको सेल इंजरी के कॉज होते हैं, क्योंकि ये आपको इंटरप्शन करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एट हाई कंसेंट्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भी पर्सन इनहेल करता है तो उसे सेल इंजरी के कॉजेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक ग्लूकोज एंड सॉल्ट। उसके बाद है आपका सोशल एजेंट्स जैसे कि अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए इंजीरियस होते हैं। और नेक्स्ट है आपका थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये भी होता है कि जब हम कोई थेरेपी ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी अगर जो भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन अगर बहुत हाई हो जाता है बॉडी में तो वो भी आपको सेल इंजरी कॉज कर सकता है। और कैंसर के केस में अगर हम बात करें तो वहाँ रेडिएशन थेरेपी होती है, तो रेडिएशंस भी हमारे सेल को इंजर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपको सेल इंजरीज या फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलरा, मलेरिया, वुफिंग कफ, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। और इन डिसीजेस के जो फैक्टर्स होते हैं यानी माइक्रोब्स होते हैं वो आपके हो सकते हैं बैक्टीरिया, रिक्सेसिए, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। ये आपके इन्फेक्शन कॉजिंग या सेल इंजरी कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स। तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है जो कि हमें जो भी इन्फेक्शंस होते हैं या किसी तरह के डिसीज जब हमारे बॉडी में या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो उसके अपोजिशन में एंटीबॉडी बना देती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है, मतलब दो धारी तलवार की तरह होती है। जितना वो हमें प्रोटेक्ट करती है उतना ही वो हमारे लिए लीथल या हो सकती है, यानी कि वो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती है। जैसे जब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं उस केस में जब मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जाती हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के केसेस में या ऑटो इम्यून डिसीजेस में जहाँ पे आपको बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो खुद को ही फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। सिक्स्थ है आपका न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट से बेसिकली रेफर करता है या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में न्यूट्रिएंट हमने बॉडी के अंदर ले लिया हो या फिर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि हमें हमेशा कहा जाता है कि एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। एक्सेस भी हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है और अगर डेफिशिएंसी है तो वो आपके कई सारे डिसीज के कॉज हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज होती है वो आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे कि स्टार्वेशन के केस में पर्सन अगर स्टार्व कर रहा है तो उस केस में भी डेफिशिएंसी होती है, या फिर प्रोटीन्स कैलोरी यानी कि मरासमस या क्वासियोरकर डिसीजेस में आपके प्रोटीन की कमी हो जाती है, या फिर एनेमिक कंडीशन में जहाँ पे मिनरल्स है या फिर ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है अगर आप प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं ले रहे हो तो। न्यूट्रिशनल एक्सेस जो होता है वो प्रॉब्लम आपको होता है एफ्लुएंट सोसाइटीज़ में जिसकी वजह से मतलब अगर न्यूट्रिशन हम एक्सेस में ले रहे हो तो ओबेसिटी, आर्थेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन की वजह से ब्लड सप्लाई जो होती है वो ब्लॉक होती है, हार्ट डिसीजेज और हाइपरटेंशन के को अराइज करती है। नेक्स्ट है एजिंग। तो एजिंग जैसा कि आपको जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है वैसे ही जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी के वो वीक होने लगते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो सेल्स की एबिलिटी होती है वो इम्पेयर होने लगती है और वो आपको जो रेप्लिकेशन है और रिपेयर का जो कंडीशन है, मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं और खुद रिपेयर होते हैं उनकी इस एबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होने लगता है और फाइनली वो रिजल्ट क्या करता है आपको इंडिविजुअल की डेथ में।
नेक्स्ट है आपका साइकोजेनिक डिसीजेस। साइकोजेनिक डिसीजेस जैसे कि डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सब आपको बॉडी के अंदर बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो ड्रग एडिक्ट है या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेता है या फिर स्मोकिंग करता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर डिसीज प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि लिवर डैमेज हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर, पेप्टिक अल्सर या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज करती है, क्योंकि ये सारे हमारे सेल्स को इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल्स धीरे धीरे फाइनली आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। 9th है आपका आइट्रोजेनिक कॉजेज। जैसे कि हर फिजिशियन जो है वो आपको किसी भी पेशेंट को कोई भी ऐसा ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है जो कि उसके लिए हार्मफुल हो। तो ये जो डेथ्स होते हैं, जब जो कोई फिजिशियन आपको गलत मेडिसिन किसी पेशेंट को दे देता है, तो उसकी वजह से जो डेथ होती है वो आपको जो होता है उसके लिए फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसे हम बोलते हैं आइट्रोजेनिक कॉजेज। जैसे कि क्या होता है कि कोई फिजिशियन है, उसने जो भी डिसीज है उसको सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं करा है, और उसने ओवरऑल कोई उसे ऐसी मेडिसिन दे दी है जो कि उस पर्सन के लिए सूटेबल नहीं है, और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो आपका आइट्रोजेनिक कॉज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आइडियोपैथिक डिसीज। तो आइडियोपैथिक का मतलब होता है कि अननोन कॉज, जिसका हमें कॉज ही नहीं पता है। तो अभी आज के डेट में बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जिसका एग्जैक्ट कॉजेस हमें पता ही नहीं है, तो वो आपके भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी के लिए। जैसे बहुत सारे हाइपरटेंशन के जो कॉमन फॉर्म्स हैं उसके कॉजेज नहीं पता है। इनफैक्ट आपकी बहुत सारे कैंसर्स हैं वो किस वजह से होते हैं इसका कॉज नहीं पता है, तो और ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेल डेथ के लिए। तो ये था अबाउट कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।